कैसे हो बाबू? पिछले क्लास में हमने बोर्ड्स के एप्लीकेशन को लगभग कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एटम के रेडियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन जो आपका किसी सेल में मूवमेंट करेगा उनका वेलोसिटी के बारे में, और एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लेगा, टाइम पीरियड के बारे में, इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में मूव करेगा उनका एनर्जी के बारे में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और रेशियो तक के बारे में हमने पढ़ लिया। और आपको ध्यान रखना है कि ये सारे जो फॉर्मूले हम डिराइव कर दिए उसको आपको टिप्स पे रखना है। टिप्स पे जब आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हो हमारे यहाँ, तो हम उसको क्लास में टिप्स पे करवा लेते हैं, मगर चूंकि अभी हम लोग यूट्यूब के थ्रू जुड़ रहे हैं तो ये चीज संभव नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको इस चीजों को बार बार जो ब्रैकेट डब्बा में आपका रिजल्ट बना करके और उसको आप लोग बार बार टिप्स पे रखें, ताकि आप जब न्यूमेरिकल्स बनाएं तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है बाबू, चलिए। और आज जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी हम एक जगह और पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम से निकालने, तो केमिस्ट्री में हम लोग एक और आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं कि किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। मगर अभी जब हम बोर्ड्स के मॉडल में पढ़ेंगे तो यहाँ हमारी बात दूसरी होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम दूसरे तरह से डिफाइन करेंगे, है ना। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली समझिएगा कि किसी परजेंट ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट में जाने में, ध्यान दीजिएगा, किसी परजेंट ऑर्बिट से किसी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट में जाने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली कह सकते हैं इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ इलेक्ट्रॉन, है ना, फॉर, या कह सकते हो टू जंप फ्रॉम परजेंट ऑर्बिट टू इन्फिनाइट। परजेंट ऑर्बिट से इन्फिनाइट में जाने में जो आपका एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिएगा बाबू, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं। तो आपको क्या बोले, परजेंट ऑर्बिट से इन्फिनाइट जाने में जो एनर्जी लगेगा उसी को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। सपोज ये आपका कोई न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, और इसी तरह ये कहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इंफिनिटी। तो कोई भी परजेंट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यदि यहीं से इलेक्ट्रॉन जंप कर करके इंफिनाइट जाने में जितना एनर्जी लगेगा, यहां से ही यदि कोई इलेक्ट्रॉन को जंप करके इंफिनाइट जाने में जितना एनर्जी लगेगा उसी को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। या यहां से कोई इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट जाने में जो एनर्जी लगेगा उसी को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट जाने में जो एनर्जी लगेगा उसी को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको लिखिएगा, है ना, इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, फिर अभी आराम से समझेंगे, बहुत आसान है। इट इज एनर्जी required to jump an electron. It is energy required to jump an electron from
from present orbit to infinite orbit। ध्यान दीजिए, इनफिनाइट ऑर्बिट। क्या बोले आपको? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी है ना, रिक्वायर्ड होगा टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोलो present orbit to infinite orbit। मतलब किसी present ऑर्बिट से, present मतलब मान लो यहाँ है, यहाँ से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से इन्फिनाइट जाने के लिए किसी भी सेल से, फर्स्ट सेल से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहोगे। सेकेंड सेल से भी इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहोगे। थर्ड सेल से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए उसी को आप एनर्जी चाहिए उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहोगे। फोर्थ सेल से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए उसी को क्या कहोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी कहोगे। क्लियर? तो सिंपल। तो यहां से क्या हो सकता है? ये आपका मान लीजिए न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, बोलो सेकेंड सेल, और डॉट डॉट कर करके कहां चला गया? इंफिनिटी। यदि मान लो कहीं से भी कोई सेल से, सपोज इसी सेल से, सेल तो कहीं से भी हो सकता है, कोई भी फर्स्ट सेल से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड सेल से भी इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड सेल से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ सेल से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो आया ना? चलो ठीक। तो हम यदि यहाँ को हम यदि कोई सेल है, ये कोई सेल भी हो सकता है, फर्स्ट सेल, ये सेल को हम En बोले और यहाँ की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? E इन्फिनिटी। तो कोई भी सेल से इन्फिनाइट जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। यस। मान लीजिए कोई nth सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? En होगी। और इन्फिनाइट में सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बोलो E इन्फिनिटी होगी। तो बोलो यहाँ की एनर्जी ज्यादा कि यहाँ की एनर्जी ज्यादा? ऑफ कोर्स एनर्जी यहाँ की ज्यादा। ठीक। तो जब हम लोग करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो ये क्या होता है? फाइनल माइनस का इनिशियल। यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ चला गया तो ये एनर्जी माइनस का ये एनर्जी, तो हम लोग लिखेंगे E इन्फिनिटी माइनस का En। अब ये फर्स्ट सेल भी हो सकता है, सेकंड सेल भी हो सकता है, थर्ड सेल भी हो सकता है, फोर्थ सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये हमेशा इन्फिनिट होगा, इन्फिनाइट होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट ऑर्बिट से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। प्रेजेंट ऑर्बिट से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो प्रेजेंट ऑर्बिट यहाँ है, यहाँ से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्लियर? और आप जानो E इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है, इन्फिनाइट में जाते 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 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होगी, लगभग क्या हो जाता है? ये जीरो हो जाता है। हमेशा इन्फिनाइट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? गया गया गया, चलो और दूर जाओ और दूर जाओ और दूर जाओ, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, कितना एनर्जी खत्म हो गया? जीरो एनर्जी। तो ये इन्फिनिटी का मान जीरो होता है। तो यहाँ से हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस का En लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? माइनस का E। तो क्या बोले? कोई प्रेजेंट ऑर्बिट से इन्फिनाइट जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने क्या लिखा? E इन्फिनिटी माइनस का En। E इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो, तो En का मान आयोनाइजेशन एनर्जी जो है IE वो आपका क्या हो गया? बोलिए IE, आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस का En। रब करो बाबू इसको, चलो उतार लो इसको, उतारो, उतार लिए। चलो इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए जनरली बोला जाता है, इन जनरल बोला जाता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है जब नहीं दिया रहे कि किस सेल से आखिर इलेक्ट्रॉन जंप किया है। भाई फर्स्ट सेल से जंप करेगा तो अलग वैल्यू होगा, सेकंड सेल से जंप करेगा अलग वैल्यू होगा, थर्ड सेल से जंप करेगा अलग वैल्यू होगा, फोर्थ सेल से जंप करेगा अलग वैल्यू होगा, फिफ्थ सेल से जंप करेगा अलग वैल्यू होगा। तो इन जनरल यदि आपको नहीं दिया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप किया है, कहाँ से इन्फिनिटी जा रहा है, तो आपको मानना है, आपको समझना है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सेल से जंप करके कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है। फर्स्ट सेल से जंप करके कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है। तो आप यहाँ से समझिएगा, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट सेल दैट फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन जंप, कि इलेक्ट्रॉन जो जंप किया इन्फिनाइट गया वो कहाँ से गया?
फर्स्ट सेल से जंप करके गया कि सेकंड सेल से जंप करके गया कि थर्ड सेल से जंप करके गया कि फोर्थ सेल से जंप करके गया, कहां से आखिर जंप करके गया इलेक्ट्रॉन, यदि नहीं पता हो तो आपको मानना है कि इलेक्ट्रॉन जो जंप किया है वो फर्स्ट सेल से जंप किया है। तो मैंने उसी को लिखा, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, है ना, दैट फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन जंप, देन वी एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, बोलो, फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जंप किया है, ये आपको मानना होगा। ठीक, तो अभी बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, E इंफिनिटी माइनस का En, क्लियर। और हमने बोला यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो इलेक्ट्रॉन कहां से गया तो आप यहाँ कौन सा सेल मानेंगे, E फर्स्ट, यस या नो, यस। तो यहाँ से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस का E1, कहने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो माइनस का E1 होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, माइनस का E1। और सबको पता है, ध्यान दीजिएगा, कल ही पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस का E1, माइनस आगे कीजिए, आगे एनर्जी का फॉर्मूला पहला सेल के लिए क्या होगा, बोलो, -13.6 Z² बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था ना। एनर्जी कैसे निकालते थे, बोलो, दिस इज एनर्जी, क्या होता था, -13.6 Z² बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने डेरिवेशन कराया था बाबू, आप उसको देख सकते हो और क्रिस्टल क्लियर सोच सकते हो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग यहीं से निकालेंगे, क्यों, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस का E, ये दो बार माइनस नहीं है, दिस इज E, ये टोटल E है ना। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला था, मगर हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो माइनस तो होगा ही, और -13.6, और Z का मान हमको क्या किसके लिए निकालना है, बोलो। तो यदि इन जनरल यदि हम हाइड्रोजन के लिए निकालें, किसके लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए, यदि हम लिखे 4 हाइड्रोजन लाइक एटम या 4 हाइड्रोजन एटम कर देते हैं। यदि हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, ये Z पे भी डिपेंड करेगा, Z पे डिपेंड करेगा, यस यस। या हम लोग लिख सकते हैं 4 हाइड्रोजन लाइक एटम कर लेते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब हाइड्रोजन के तरह जो एटम होगा, जस्ट लाइक, जिसका जो है ना, 4 हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जब आप निकालोगे आयोनाइजेशन एनर्जी तब आपका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर क्लियर, या है ना, ध्यान दीजिए। तो -13.6 और Z का मान कितना लीजिएगा, बोलिए, Z का मान 1 ले लीजिएगा, बोलो हाँ या ना, Z का मान 1 ले लीजिएगा, है ना, तो आप इसको ले लो, क्लियर, चलो ठीक है, चलो ठीक। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं 4 हाइड्रोजन एटम, यदि हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो -13.6, Z का मान 1 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन एटम के लिए निकाले अभी। और बोलो, इन जनरल इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करता है, फर्स्ट सेल से, कहां से जंप करता है, फर्स्ट सेल से, तो n का मान कितना लोगे, 1। इन जनरल इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करता है, जब नहीं दिया है कि इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है, फर्स्ट सेल से, तो n का मान कितना लोगे, फर्स्ट ले लोगे। तो यहां से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से समझिएगा, यदि आपको नहीं दिया रहे इंफॉर्मेशन कि कहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कौन सेल से, तो आपको मानना है कि इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो फर्स्ट सेल से जंप कर रहा है, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर E इंफिनिटी माइनस का E n, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या होगा, E इंफिनिटी माइनस का E n को क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं, चलिए। और E इंफिनिटी क्या हो गया आपका 0, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर -E1 हो गया। तो माइनस तो आगे कर दिए, E एनर्जी क्या होता है, -13.6 Z² बटे n स्क्वायर, ये E1 मतलब एनर्जी फॉर फर्स्ट सेल, एनर्जी फॉर फर्स्ट सेल मतलब n का मान 1, n का मान 1। अब ये हाइड्रोजन के लिए लिखे हैं तो Z का मान कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए लिखे हैं तो Z का मान कितना होगा, 1। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए है, तो Z का मान कितना होगा, 1। तो हमने इसको भी लिखा, ये पूरा फॉर्मूला। तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक 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 ठीक, रब करें इसको,
चलिए ठीक है। अब यदि हाइड्रोजन लाइक एटम हो तब क्या होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जनरली इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करता है, फर्स्ट सेल से जंप करके कहा जाता है इन्फिनाइट जाता है, फर्स्ट सेल से जंप करके इन्फिनाइट जाता है। अब ये क्या हो सकता है, क्योंकि बोर्ड्स का एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं मैं, तो ये आपका जो एटम होगा वो H भी हो सकता है, He+ भी हो सकता है, Li+2 हो सकता है, Be+3 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 4 हाइड्रोजन लाइक एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, कहने का मतलब H, He+, Li+2, हाइड्रोजन बेरिलियम B+3 etc। यदि इस तरह का कोई एटम हो और उसका इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, हाइड्रोजन लाइक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी यदि आपको बोले तो आप कैसे निकालोगे, आत्मा से बोलिए। आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या निकला था, बोलो माइनस का E1, बोलो दिल से, माइनस का E1, बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन जंप टू इन्फिनाइट, कहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इन्फिनाइट जा रहा है यह आपको नहीं दिया इंफॉर्मेशन। तो आपको एज्यूम करना है क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन जो जंप किया है ये कहीं ना कहीं फर्स्ट सेल से जंप करके इन्फिनाइट जा रहा है। दैट्स ऑल, यस। तो ये आप ऐसा कुछ कर लिए, फिर हमने बोला भैया आगे क्या करूं, बोला कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहने दे सर, बोले हाँ, इधर बोलो -13.6, यस, Z²/n², यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस। जब आप E1 बोलोगे तो ये बोले थे जनरली n बराबर 1 ही लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा, जब देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल देन टेक n = 1 एंड एज्यूम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है। तो यहां से हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी जो लिखेंगे वो बराबर माइनस तो लिखूंगा, बोलो -13.6, Z मेरा नहीं बदल सकता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, He+ भी हो सकता है, Li+2 हो सकता है, Be+3 हो सकता है, तो Z बदलेगा नहीं, बस सॉरी Z बदलेगा और n जो है ये मेरा फिक्स होगा 1, क्योंकि फर्स्ट सेल से ही सब जगह जाना है, फर्स्ट सेल से जाना तो n1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो Z² बटे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, माइनस माइनस प्लस, यहां से आ जाए यहाँ और लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस माइनस प्लस 13.6 Z², यस यस। अब यदि आपको रेशियो पूछ ले भैया कि दो अलग अलग एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ क्या देख रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी और Z कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये बदलता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बटे आयोनाइजेशन एनर्जी, बोलो इसको डब्बा बना लेना, ये किसके लिए है, बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी 4, बोलो H लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, सपोज कौन कौन, H, He+, Li+2, Be+3, इसके लिए है। यहाँ पुट कीजिए, Z का सिर्फ मान डालिए, हाइड्रोजन के केस में 1 डालिए, अभी भी आया था 1 डालिएगा तो इतना ही, He+ के केस में 2 डालिए, Li+3 के केस में 3 डालिए, Be+ के 4 डालिए। तो IE1 बटे IE2 जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, +13.6 Z1² बटे +13.6, बोलो Z2², तो दिस से दैट हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं IE1 और IE2 का जो रेशियो होगा, टिप्स पे रखना सब, बोलो Z1² बटे Z2², डब्बा बंद, डब्बा बंद, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो कहने का मतलब आप जब आयोनाइजेशन एनर्जी का रेशियो निकालोगे तो ये कुछ आएगा, है ना, ये आप ऐसे कर लोगे, क्लियर। बोलो IE1 बटे IE2 बराबर Z1² बटे Z2², जनरली बोल सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली कितना होता है, +13.6 Z², आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, +13.6 Z², यस, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, +13.6 Z², क्लियर। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे पुराने जो हम पढ़ चुके हैं
वहां से रिगार्डिंग अभी तक जितने भी इंफॉर्मेशन पढ़े डेटाज हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। आइदर वो क्वेश्चंस कहीं का हो, रेडियस का हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी का हो सकता है, और भी दिस और दैट। ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के कोई इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। क्या दिया? पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ना। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोला, पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक, आपको क्या बोले, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी किसी का दिया हुआ है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान देना। देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो सबसे पहले दिया क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछ क्या रहा है, बोलो? कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। यहाँ हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक, और क्या पूछ रहा है? टोटल एनर्जी पूछ रहा है, इसको निकालेंगे। और क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन का मान पूछ रहा है, और रेडियस क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जब दिया है हमको, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो दिमाग आया कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में जो रिश्ता है हमको kz के फॉर्म में पता था, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस का kz² बटे r का मान -6.8 लिख सकते हैं, बोलो? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कटा तो kz² बटे r का मान 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बोलिए? -12 kz² बटे r, सॉरी -12 नहीं, हाफ kz² बटे r। ये आपका क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा, हाफ kz² बटे r। kz² बटे r का मान आपको पता है 6.8, तो 1/2 इंटू 6.8 कर लीजिएगा, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी 2 से कैंसिल होगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई दिक्कत बोलो? नहीं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इसी फॉर्मूला के बेस पे यदि आपको पता है, या सिंपली ऐसे भी सोच सकते हो, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ये भी आपको पता है, बोलो हाँ या ना? तो आप कर सकते हो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर, बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में है -6.8 प्लस 3.4, आप जब इसमें माइनस करोगे तो आपको टोटल एनर्जी का वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। दिस इज प्रोसेस, एक प्रोसेस ये भी है। एंड सेकेंड आप यहीं पे लिख सकते हो, रब करो इसको, रब करो, उतार सकते हो, उतार लेना भैया, उतार लेना। और सेकेंड इसी को आप लिख सकते हो क्या, बोलो टोटल एनर्जी क्या जानते थे? -12 kz² बटे r। kz² बटे r का मान आपको पता है, कितना पता है बोलो? -12 इंटू 6.8, दिस और दैट किए तो यहाँ से आपका आंसर आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो सेम आया कि नहीं आया? बोलो सेम आया कि नहीं आया? आया। चलो ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या, इन विच दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आपने टोटल एनर्जी का मान निकाल लिया। टोटल एनर्जी को लिखने का तरीका ये भी है, -12 kz² बटे r। और टोटल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखने का और एक तरीका था कि एनर्जी बराबर -13.6 z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इक्वल टू -13.6 z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पूछ लिया कि सेल में होगा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है बोलो? -13.6 z² बटे n²। यस, और टोटल एनर्जी कितना आया? -3.4 -13.6
किसका एटम है? हाइड्रोजन का एटम है, तो Z का मान 1 का स्क्वायर। यस हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। H है, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, तो हाइड्रोजन है 1 बटे N सेल निकालने हैं किस सेल में घूम रहा है। चलो n स्क्वायर इधर कर लो बराबर -16.6 बटे -3.4 बोलो हाँ या ना। माइनस से माइनस कैंसिल ये कर लो 4 मतों में, और आपका जो n का मान होगा वो +-2 आएगा, आपको पता है, मगर वैल्यू कौन सा लेना है? 2 लेना है। क्यों? सेल नेगेटिव थोड़ी आएगा, क्या लोगे? 2। n का वैल्यू कितना आएगा? n स्क्वायर बराबर 4, तो n बराबर 2 +-2 में प्लस वाला रहेगा। क्लियर। इसको उतार लीजिए, उतार लिए। चलिए बहुत खूब। आपको एक चीज, जब देखो सारे क्वेश्चन जो है यही के कॉन्सेप्ट से बनेंगे, यदि आपको सिर्फ थीम पता है, n पता है, मतलब न्यूक्लियस है, पहला सेल है, दूसरा सेल है, इलेक्ट्रॉन किस पे घूम रहा है? बोलो n बराबर 2 पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और यदि n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये बोला कौन? यहां से पता चला कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में घूम रहा है, और जब n बराबर 2 में घूमेगा तो रेडियस r बराबर 0.529 n स्क्वायर बटे z एंगस्ट्रम डालिएगा, दिस इज z, तो r बराबर 0.529। n कितना है? सेकंड सेल 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है z 1 एंगस्ट्रम, ये आप r बराबर 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रम कर लीजिएगा, गुना कर लो 9 का 36, 4 दूना 8, 3 11, हासिल बचा 1, 5 का 20, 1 21, पॉइंट के बाद 3 कुछ ऐसा एंगस्ट्रम। बोलो हाँ या ना? हाँ, आंसर आ गया भैया, आ गया आंसर, आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बस कॉपी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन इज 1:9, देन प्रेडिक्ट द नेम ऑफ ऑर्बिट, कि कौन सा ऑर्बिट होगा। रेशियो ऑफ रेडियस, जैसे बोला रेशियो ऑफ रेडियस तो दिमाग में आया r1 बटे r2, और जब r1 बटे r2 होता था तो हम लोग क्या पढ़े थे? बोलो n1 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर इंटू z2 बटे z1। बच्चा वाला सर याद रखेंगे, हम लोग बिल्कुल याद नहीं रखना। r का फॉर्मूला तो याद रखोगे, r बराबर 0.529 n स्क्वायर बटे z। r का n के साथ कैसा संबंध? सीधा। r का n के साथ कैसा संबंध? सीधा, तो r1 के सीधे n1 लीजिए। r का n के साथ सीधा संबंध, तो r1 के सीधे n1, तो r1 के सीधे n1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। r2 के सीधे n2, तो इसका स्क्वायर कर दिए। जिसका सीधा संबंध है उसको r1 के सीधे n1, r के सीधे n, तो यहाँ r2 के भी सीधे क्या होगा? n2 का स्क्वायर। ये क्लियर है। r से अपोजिट में z है, r के इनवर्स में z है, तो z जो होगा हमारा वो पलटा हुआ होगा, मतलब r1 के सीधे z2 होगा, क्योंकि ये इनवर्स में है, नीचे है तो पलट के जाएगा, तो r1 के सीधे z2 और r2 के सीधे z1। यस। चलिए, इफ द बोर्स ऑर्बिट ऑफ इतना इज, रेशियो ऑफ रेडियस दिया है, रेशियो ऑफ रेडियस 1:9, किसका भैया एटम बोले तो? Li+2 आयन, Li+2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, मतलब Z का मान कितना होगा? 3। क्योंकि दोनों किसका रेडियस का चर्चा कर रहा है? Li+2 का ही दो अलग अलग सेल का चर्चा कर रहा है, एक पहला सेल दूसरा सेल। Li+2 का ही दो अलग अलग सेल का चर्चा कर रहा है, और जब Li+2 ही होगा तो Z का मान 3 होगा, और Z1 बराबर Z2 होगा बराबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो सेल है वो कहीं ना कहीं Li+2 का ही है। दोनों सेल किसका है? Li+2 का। यहाँ बोला है बोर्स ऑर्बिट, द इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li+2, दोनों का दोनों रेडियस इसी का है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा? n1 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर, z1 z2 दोनों बराबर है 3/3, ये दिस और दैट। आप बोलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/9 बराबर n1 बटे n2, और इसका स्क्वायर कर दे। नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा है।
तो 1/9 और इसका यदि यहाँ लेंगे तो रूट अंडर आएगा, रूट अंडर आएगा तो यहाँ से क्या होगा बोलो 1/3 बराबर क्या आ जाएगा n1/n2, 1/3 बराबर n1/n2, 1/3 बराबर n1/n2 और पहले ऊपर में n1 क्या है 1 है तो n1 मतलब 1 1 मतलब पहला सेल को कौन सा सेल कहते हैं k, n2 क्या है बोलो n2 का मान कितना है बोलो 3 है और 3 को क्या कहते हैं बोलो k सेल पहला वाला को और l सेल दूसरा वाला को और तीसरा वाला को m सेल, ये m सेल का आंसर कौन सा होगा थर्ड k एंड m सेल। नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है देख लीजिए दिस इज थर्ड नहीं दिख रहा है, चलिए इधर कर देता, चलो ठीक है यहाँ तक दिख रहा है, चलिए यहाँ तक 1/9 बराबर ऐसा कर सकते हैं n1/n2 का स्क्वायर, तो n1/n2 बराबर आ जाएगा 1/3, क्यों इसका रूट अंडर कर लेंगे, ये स्क्वायर है तो ये रूट अंडर 1 का रूट 1 और 9 का रूट 3। अब बोलो 1 सेल है, 1 सेल को कौन सा सेल कहते हैं k सेल, बोलो ना n बराबर 1 2 3 4, 1 सेल को k सेल, 2 सेल को l सेल, 3 सेल को m सेल, 3 सेल को m सेल, तो पहला वाला 1 मतलब k सेल, दूसरा वाला 3 दैट इज m सेल, आंसर इज यस यस यस। चलिए रख करो, बोलो बिल्कुल रट करता हूँ इसको भाई, उतार लियो ताकि इधर मैं बना सकूं इसके बाजू वाले का क्वेश्चन को। यस क्वेश्चन देखिएगा, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद 1/300 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन हाइड्रोजन एटम देन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 1/300 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो आपसे क्या पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए। सबको पता है वेलोसिटी क्या होता है बोलो 2.18 into 10 के पावर 6 z/n मीटर पर सेकेंड। यस वेलोसिटी कितना है बोलो इलेक्ट्रॉन की 1/300 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 के पावर 8। यस बोलो 2.18 into 10 के पावर 6 और बोलो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इतना स्पीड ऑफ लाइट इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मतलब z का मान कितना आ जाएगा 1n। क्लियर, n निकालना है, n को इधर लेके आ जाओ, n इधर लेकर के आ जाओ, यदि n इधर लेके आ गए तो n बराबर क्या हो जाएगा 2.18 into 10 के पावर 6। यस डिवाइडेड बाय, छोड़ो ऊपर गुना जाएगा ना भैया, नहीं चलो into 300, अब बटे कितना कर ले 3 into 10 के पावर बोलो 8। यस ये 10 के पावर 6 और ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बोलो n का मान आया 2.18 और n का मान जब 2.18 आया, n फ्रैक्शन में होता है क्या नहीं होता है, तो n को लगभग क्या लोगे 2.8 है तो n का मान कितना लोगे 2। बोलो हाँ या ना, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो कौन से ऑर्बिट में है सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। यस यस दूसरे क्वेश्चन को देखिए इधर, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6। हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ आयन। तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी बोलिए 1 आयोनाइजेशन एनर्जी जो 2 होगा उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है बोलो Z1 स्क्वायर बटे Z2 स्क्वायर, यही ना होता है बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बटे 2 बराबर क्या होगा Z1 स्क्वायर बटे Z2 स्क्वायर। पहला किसका है हाइड्रोजन का है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन का बटे आयोनाइजेशन एनर्जी किसका बोलिए He+ का, ये क्या होगा Z1 स्क्वायर, Z किसका हाइड्रोजन का एटम एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, He+ क्या है हाइड्रोजन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना दिया है 13.6 बटे निकालना किसका है आयोनाइजेशन एनर्जी He+ का, तो ये 1/4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ का जो है आएगा वो 13 चौका 6 चौका 24 का 4 हासिल बचा 1 4 3 12 13 14 हासिल बचा 1 4 एकम 4 1 5, ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है, उतार ले इसको,
उतार लें। चलिए कुछ आपको होमवर्क्स दे देते हैं जिसको आप घर से कर करके लेके आ जाएंगे और फिर अगले क्लास में होगा हम कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे और स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे। चलिए बाबू, है ना, तो कुछ होमवर्क्स लिख लें आप लोग। होमवर्क्स लिखे, क्या क्या होमवर्क्स है, ये कुछ क्वेश्चन है जो होमवर्क है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li+2 आयन प्रेजेंट इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 3। एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, E बराबर क्या होता है -13.6 Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस Z आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका मान डालिएगा 3 का स्क्वायर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है n का मान 3 Z² बटे n², ये निकाल लीजिएगा। अब यहाँ बोला निकालने के लिए कैलकुलेट E1 E2 E3 E4 फॉर हाइड्रोजन एटम। E1 क्या होता है, पहला सेल के लिए एनर्जी। E1 पहला सेल के लिए एनर्जी क्या होगा बोलो, -13.6 Z² बटे n² या -13.6 बोलो Z हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का 1 का स्क्वायर बोलो। E1 मतलब पहला सेल का एनर्जी, तो n का मान कितना 1। E1 1 इंडिकेट करता है ये एनर्जी पहला सेल का है, मतलब n बराबर 1 है, तो फर्स्ट सेल का एनर्जी 1 का स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा बोलो -13.6। आपसे पूछ लेगा यही हाइड्रोजन एटम में सेकंड सेल में, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल में यदि आपका कौन होता है इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी होती -13.6। सेकंड सेल में होता तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होती ये पूछ रहा है। थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन होता तो एनर्जी कितनी होती ये पूछ रहा है। दिस इज E1, दिस इज E2 एंड दिस इज बोलिए E3, और यही आपसे पूछा है। तो E2 जब पूछेगा तो कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला है -13.6 Z² बटे n² -13.6 Z हाइड्रोजन ही है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और बोलो E2 मतलब सेकेंड सेल, E2 मतलब सेकेंड सेल, तो n का मान कितना हो जाएगा 2, तो क्या करोगे 2 का स्क्वायर तो -13.6 बटे 4, ये आपका 4 किया 12, 1 4 चौक 16, ये कुछ आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो E1 निकाल दिए पहला सेल के लिए एनर्जी, E2 सेकंड सेल के लिए एनर्जी, E3 थर्ड सेल के लिए एनर्जी। E3 में n का मान 3 लीजिएगा, E4 में n का मान 4 लीजिएगा, समझिएगा। सब जगह हाइड्रोजन का आइटम है इसलिए Z का मान फिक्स होगा। अब जब ये वैल्यू निकाल लीजिएगा तो E4 E1 कर लीजिएगा, E4 E3 कर लीजिएगा और E4 E2 कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहा बाबू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। और आप सारे फॉर्मूला को टिप्स पे रखेंगे। बोर्ड्स इस चैप्टर का सबसे क्या कह सकते हो कि अच्छा कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला, डेरिवेशन वगैरह एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा सेक्शन है, जिसको आप टिप्स पे रख लिए तो टेंशन नहीं है, बाकी सब तो टिप्स पे हो ही जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जितना पढ़े थे रोज का रोज कॉपी को क्या कीजिए पलटिए शुरुआत से लेके लास्ट तक। आपको बार बार मैंने बोला कि कभी भी इंसान का रिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, रिवीजन 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 ना बोले, कॉपी को शुरुआत से लास्ट तक पलटे तो रिवीजन हमेशा आपका होता रहेगा, हुआ रहेगा। ठीक है, और ये सारे जो वर्क्स दिए इसको कर लेंगे। अगले आने वाली क्लास में फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और नया जो आपका थ्योरेटिकल सेक्शन होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। 1-2 क्लास में आपको जो है सीट वगैरह भी भेज दिया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ना, TLA केमिस्ट्री द लक्ष्य एकेडमी, है ना। चले बाबू चलते हैं, है ना, तब तक, है ना, फिर बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए।